आज चलते हैं अपन तीसरी एक्सरसाइज पे ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एक्सरसाइज नंबर 3 और नाम क्या है एक्सरसाइज का? हाँ, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो सुनो, अपन ने पीछे पढ़ा था, जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तो उसमें मैं पढ़ा रहा था क्या, उसमें मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये तो इसमें जैसे मैंने लिखा था कि है ना, पहले मान लो पी एक्स इक्वल टू 3 है अपने पास, तो ये तो क्या हो गया, एक स्टेप का हो गया है ना। सेकंड जो अपन ने पढ़ा था उसमें मैंने लिखा था कि पी एक्स इक्वल टू हो गया x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो ट्रम तो कितने हैं, 2 थे ट्रम 2 थे, पर इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी थी, क्योंकि वेरिएबल जो होते हैं उनकी डिग्री जो होती है वही किसी इक्वेशन की डिग्री होती है। इसकी डिग्री कितनी थी, तो 1 डिग्री थी। तो अपन ने वहाँ पे भी देखा था कि इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। और अगर इसके बाद में ये लिखा था मैंने, तो ये वाला क्या था, इसकी डिग्री 2 थी, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, क्वाड्रेटल पॉलिनोमियल। और अगर 3 थी तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहे थे, है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर पहली बात तो ये है कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है मतलब रैखिक समीकरण है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। पहली बात तो ये याद रखना, किसी प्रकार की इक्वेशन होगी किसकी इक्वेशन, वो भी 2 चीजें होगी इसमें भी, एक वेरिएबल होगा, वो भी वेरिएबल कितने होंगे इसके अंदर, 2 वेरिएबल होंगे, क्योंकि वो कह रहा है ना 2 वेरिएबल, उसके अंदर वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। मान लो एक x है, y है, एक s है, p है, t है, कुछ भी है ना, 2 वेरिएबल होने चाहिए उसके अंदर, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो वाला क्या कहलाता है अपने का, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। या अगर अपन ऐसा कहें कि ये जो रैखिक समीकरण होती है ये वाली अगर डबल आए, एक साथ में आए, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, पेयर का मतलब होता है ना जोड़ा, युग्म, है ना, 2 चीजें एक साथ में रहे। तो सुनो देखो, लीनियर इक्वेशन पहली बात तो होती क्या, लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वही होती है a1x, या ऐसे लिख दो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी जैसे अपन ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी फॉर्म होती है वो ऐसे होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू। वैसे ही अपनी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो इस टाइप की होती है ax प्लस by प्लस c, और इसके अंदर वेरिएबल कितने अपने पास में 2 है, एक x है और एक y है। अपने को क्या करना पड़ता है कि ये जो इक्वेशन दे रखी होती है, इस इक्वेशन से अपने को क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ का मतलब जानते हो, जैसे छोटी क्लासों में आपने बनाया होगा कि एक एक्स एक्स होती है, एक वाई एक्स होती है, उस पर पॉइंट रख के ग्राफ बनाते हैं ना। अपने को क्या करना होता है, जो लीनियर इक्वेशन है इसको ग्राफ में बताना होता है, इससे एक लाइन बनेगी। जो भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, उससे जो ग्राफ बनेगा उसमें क्या बनेगी, लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके अंदर, है ना। जैसे देखो, जैसे मैं लिख दूँ 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक तरह का क्या है अपने पास में, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। और वो भी कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल मतलब x और y 2 चर है अपने पास में। इससे अपने को जब ग्राफ बनाना होता है तो अपने को ग्राफ के लिए 2 वैल्यू निकालनी पड़ती है इसकी। तो ऐसे टेबल बना लेते, यानी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम अपने को 2 वैल्यू चाहिए, निकलने में इसकी अनंत वैल्यू निकल सकती है, यानी यहाँ से x और y की वैल्यू अनंत आ सकती है, इनफाइनाइट आ सकती है। पर अपने को अगर इस इक्वेशन से, इस लीनियर इक्वेशन से अपने को अगर ग्राफ बनाना है, ग्राफ की लाइन बनानी है, तो कम से कम कितनी वैल्यू चाहिएगी अपने को, 2 वैल्यू चाहिएगी। जैसे इसकी वैल्यू कैसे, अगर इसको आप ऐसा लिखना चाहो तो भी लिख लो, मैं इसको 3y यहीं पे पढ़ा है,
-6 और -2x इन दोनों को ही बताओ इधर भेज सकता हूँ। ये इधर आएगा तो -2x, ये आएगा तो, और अगर y इक्वल टू लिखो तो ये आ जाएगा -6 -2x और अपॉन में 3। लिखने में आप ऐसा लिख सकते हो, और इसको यहाँ भी लिख सकते हो कि यहाँ भी y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू -6 -2x अपॉन 3 ये है। अब आप अपनी मर्जी से इसके अंदर x की वैल्यू रखोगे। x की वैल्यू भी ऐसी रखना, आप मर्जी है वैसे रख सकते हो बाकी तो, पर x की वैल्यू ऐसी रखना कि पहले x की वैल्यू 0 रख लेना। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो y क्या आएगा, देखो यहाँ पे -6, यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा 0 और अपॉन में 3, तो क्या हो जाएगा देखो -6, ये तो 0 हो जाएगा 2 इंटू 0 और अपॉन में 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का। तो यानी देखो इसमें रखना है कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ऐसे ही आप एक वैल्यू और रख लो, आप अब की बार y की वैल्यू 0 रख दो, है ना। मेन तो काम यही होता है कि एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर y को 0 रखूंगा तो देखो इस इक्वेशन में 0 इक्वल टू -6 -2x और अपॉन में 3, ये 3 तो उधर जाके 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। देखो बचेगा क्या, बचेगा 0 बराबर में -6 -2x, ये -6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा ना। और अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो बताओ क्या आएगा, ये प्लस का x 6 हो जाएगा, ये 6 बट्टे -2 तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू -3। तो मैंने जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, तो अपने को एक ये दे रखी थी क्या, रैखिक समीकरण दे रखी थी, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, उससे अपन ने x और y के कितने मान निकाले, 2 मान निकाले। आप और भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की कुछ आएगी, 2 रखोगे तो कुछ आएगी, इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट आती है। अब आपको कह दे कि आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हो कि ये x अक्ष होती है, ये x डैश होती है, मतलब इधर x की वैल्यू प्लस की होती है, उधर माइनस की होती है। इसको देखें तो इसके जो ये मूल बिंदु होता है इससे ऊपर y होता है प्लस का और नीचे y डैश माइनस का होता है। मैं एक बार के लिए लिख दूँ यहाँ पे 1 2 3 और 4, इधर x माइनस का होता है -1 -2 -3 और माइनस के 4, इधर y प्लस का होता है 1 2 3 और 4, और इधर भी माइनस का होता है, वो प्लस का होता है, इधर माइनस का -1 -2 -3 और माइनस के 4। देखो यहाँ से दो युग्म बनेंगे अपने पास में, एक तो बनेगा पॉइंट जो बनेगा 0 और -2, यानी x की वैल्यू 0 y की 2 -2, और एक जो बनेगा वो x की वैल्यू -3 और इसकी वैल्यू कितनी। ये दो जो पॉइंट आए अपने पास में, ये वाले दो पॉइंट, पहली बात तो ये है कि ये वाले जो पॉइंट आएंगे, ये जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी मतलब यहाँ x और y की अगर वैल्यू रख दें इनमें से तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल में 0 रख के देखो, x की जगह 0 रखा तो ये वाला 0 हो गया, और इसकी जगह रखा तो 3 2 जा 6 माइनस के, और ये प्लस के 6 कितना आ गया, मतलब ये जो बिंदु आएगा, ये जो पॉइंट आएगा वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका देख लो भली, देखो 3 2 जा माइनस का 6 और ये क्या हो जाएगा 0, -6 + 6 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी इसकी। तो जो भी इसकी वैल्यू आ रही है x और y की, वो वापस अगर इक्वेशन में रखें तो उसको सेटिस्फाई करेगी। देखो जैसे पहला बिंदु है अपने पास में 0 -2, 0 देखो 0 x अक्ष पे 0 है, मतलब x पे कहीं नहीं चलना है। जब x अक्ष पे 0 होता है तो जो मान आते हैं वो y अक्ष के ऊपर ही आते हैं ना, तो y अक्ष पे -2 जाना है तो y अक्ष पे -2, क्योंकि x अक्ष पे तो यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, ना इधर ना उधर, पर y अक्ष की ओर जाना है कितना आपको, यहाँ पे। तो यहाँ से जो पॉइंट मैं लिखूंगा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 और -2, ये पॉइंट आ गया 0 -2। सेकेंड पॉइंट है अपने पास में x पे -3 और y पे 0, मतलब अब की बार y 0 है तो y x पे तो नहीं चलना, अपने को x पे चलना है कितना, -3, तो x पे -3 चलेंगे तो देखो यहाँ पर चलेंगे, ये पॉइंट आएगा, ये कितना आ जाएगा -3, और इन दोनों पॉइंटों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, ऐसे इनको एकदम स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ की लाइन है, ये किसको डिनोट करती है, ये जो लाइन है डिनोट करती है इस लाइन को, है ना, जो ये रैखिक समीकरण दे रखी है इसको प्रदर्शित करती है ग्राफ के ऊपर। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो कि ये जो लाइन है, ये लाइन 2x + 3y
प्लस 6 इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये इसको प्रदर्शित करती है। तो होता क्या है कि अपने पास में जो रैखिक समीकरण होती है उससे अपने को उसकी वैल्यू निकालनी होती है और उसी लाइन को अपने को किस में दिखाना होता है, ग्राफ के अंदर। मतलब इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी ग्राफिकल इक्वेशन है अपने पास में उनको कहाँ पे जो ग्राफ है उसके अंदर प्रदर्शित करना। तो इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसको डिलीट कर दूं क्या? देखो अपने तो जो सिलेबस है उसके अंदर तो लिख रखा है रैखिक समीकरणों के क्या होने चाहिए, युग्म होने चाहिए, रैखिक समीकरणों के क्या होने चाहिए, पेयर होने चाहिए। मतलब ऐसी की ऐसी एक और होनी चाहिए अपने पास में इक्वेशन। तो उसको देखो, बताओ सिंपल सी आपके पास इक्वेशन हो, आपको कहीं ग्राफ बनाओ तो बना दोगे इतना सा? ठीक है, आगे चलो थोड़ा सा और देखो। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अब की बार मैं क्या करता हूँ, मैं दो इक्वेशन ले लेता हूँ ऐसी ऐसी। दो इक्वेशन लूंगा तो पेयर बन जाएगा। तो देखिए पेयर कैसे बनाते हैं। पहली इक्वेशन देखो, मैं मान लूँ क्या, पहली इक्वेशन मान लूँ मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन ये है। और दूसरी मैंने मान ली a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है अपने पास में, दोनों लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल की है। तो ये दोनों एक साथ में ले ली, इसका मतलब ये क्या बन गया अपने पास में, युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। अब वापस वही काम करना है कि ये दोनों रेखाएं हैं, इसकी अलग वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की दो दो, और इसकी जैसे अभी निकाली थी वैसे वैल्यू निकालनी है। और अब की बार जब ग्राफ बनाएंगे अपन इनका, तो ग्राफ के अंदर भी क्या आएगा, दो लाइन आएगी। ग्राफ के अंदर भी कितनी लाइन आएगी, दो लाइन आएगी। अब ग्राफ के अंदर दो लाइन आएगी तो हो सके वो दो लाइनें इस हिसाब से आए, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सके वो दोनों लाइनें आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, कहीं पर काट जाए, इंटरसेक्ट कर ले। या हो सकता है कि कभी कभी अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से जब लाइन बनाएंगे वो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ जाए, है ना। तो ये तीन कंडीशन बन सकती है इससे। हालांकि ये कैसे बनती है इसकी बात तो अपन एक्सरसाइज जब 3.2 करेंगे उसमें करेंगे। फिलहाल तो अपना काम यही है कि अपने को क्या करने, दो पेयर बनाने हैं किसके, लीनियर इक्वेशन के, और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है कि किस प्रकार से ग्राफ बनेगा उनका। तो इतनी बात ठीक है, समझ में आ गई ना। तो अपन चलते हैं क्या, अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज जो अपनी 3.1 है उसमें इतना ही काम है और उसका एक क्वेश्चन है वो करते हैं। हालांकि क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, वहाँ पे कुछ आपको समस्या दे रखी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो तो मैं करवाता हूँ, बाकी जो आगे के क्वेश्चन है वो आप खुद करना, मैं उनकी इक्वेशन बना के दे दूंगा आपको। और एक बुक दे दो मुझे। देखो 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है ये आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो, यानी वो आफ्ताब है वो उसकी जो डॉटर है उससे 7 ईयर बड़ा है। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी कि ये कह रहा है कि आई वॉज 7 ईयर एगो, 7 साल पहले मैं जो था वो तुम्हारी एज का 7 टाइम था। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद में, आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी मैं 3 टाइम्स हो जाऊंगा तुम्हारी एज का। इज नोट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल, यानी पहले तो इसको एल्जेब्रिक का मतलब बीजगणितीय रूप में, जैसे अपन लिखते थे a1x प्लस a2y प्लस c1 इसके रूप में लिखना है। और बाद में आपको क्या करना है, उसको ग्राफिकली भी प्रदर्शित करना है, ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। तो देखिए वैसे हिंदी के अंदर इसको बोले तो ये कहना चाह रहा है कि आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से बड़ा है, और ये कह रहा है कि 7 साल पहले वो जो है वो अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा है, और जब 3 साल बाद में आएगी उम्र तो वो उसकी उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए कि है ना बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए और इसका ग्राफ बनाइए। तो देखिए क्या कहता है, दो जने हैं, एक तो है आफ्ताब, एक तो है आफ्ताब। आफ्ताब एज मान लूँ मैं कितनी,
वो भी कौन सी एज, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब आज की जो एज है वो इसकी कितनी मान लो मैं x ईयर, क्योंकि पता नहीं है आज के दिन उनकी कितनी है। और आफ्ताब डॉटर जो है उसकी, आप इसकी लैंग्वेज सही ढंग से लिख लेना ना, डॉटर जो है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी मान लो मैं y ईयर। आपको समझ में आई क्या? दो बातें आपको माननी पड़ेगी कि आफ्ताब की वर्तमान आयु माना x वर्ष है और डॉटर की जो है माना उसकी पुत्री की जो आयु है वो 7 वर्ष है। अब मैं बात करूं 7 ईयर एगो, अगर मैं 7 ईयर एगो की बात करूं, 7 ईयर एगो की बात करूं और मैं अगर आफ्ताब की एज की बात करूं तो कितनी हो जाएगी बताओ भी। आज अपन बात करें कि आज अपन मान लो 30 साल के, तो 7 साल पहले कितने साल के थे, मतलब कितने साल के, 23 साल के, मतलब घटा देंगे उसमें से। मान लो आज 30 साल के, आपको कहे 7 साल पहले बताओ कितने साल के थे तुम, तो 7 घटा के 23 ले आएंगे। तो आज के दिन ये आफ्ताब x ईयर का है, तो 7 साल पहले तो ये x माइनस 7 ईयर का था ना। और उसकी जो डॉटर थी वो कितने ईयर की थी, वो थी y माइनस 7 ईयर की। यही बात हुई ना। आज से अगर 7 साल पहले की बात करें तो ये 7 साल पीछे चला गया, ये भी 7 साल। इस टाइम नाउ यानी हम जानते हैं या दे रखा है हमें इसका जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो आफ्ताब है ना वो इसकी एज का 7 टाइम है, यानी 7 गुना है। मान लो इसकी एज है, इसकी एज अगर 1 ईयर है तो उसकी एज कितनी है, मतलब इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके इक्वल आएगा। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि इसकी जो एज है x माइनस 7 वो 7 टाइम है किसके, y माइनस 7। मतलब इसकी एज को अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो किसकी एज आ जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई इतने से। अब करो देखो x माइनस 7 इक्वल टू, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 7y माइनस कितना हो जाएगा 49। और देखो इस 7y को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, और इसको भी उधर ले जाऊं तो ये माइनस 7 और प्लस हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्या x माइनस 7y और ये सॉरी ये 49 और ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू कितना आ जाएगा। एक तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म बन गई अपनी है ना, एक इक्वेशन। तो अब सेकंड देखो, सेकंड बनाते हैं अपन। तो अब की बार वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है 3 ईयर आफ्टर की बात कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना, 3 ईयर नाउ, यानी 3 साल बाद की बात कर रहा है। 3 साल बाद बताओ देखो इसकी एज कितनी हो जाएगी। आज के बाद में अगर बात करें तो 3 साल बाद में आफ्ताब जो है उसकी एज कितनी हो जाएगी बताओ, x प्लस 3 हो जाएगी क्या, क्योंकि 3 साल आगे की बात कर रहा है वो ये। और उसकी अगर डॉटर की बात करें तो उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर हो जाएगी। पर ये इसके अंदर क्या रिलेशन बता रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है कि इस टाइम 3 साल की अगर बात करें तो इस आफ्ताब की जो एज है वो इसकी एज की 3 टाइम है ना। यही कह रहा है ये कि हाँ आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 टाइम्स से मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एज आ जाएगी। तो ये x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 3 के। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, और इसको अगर उधर ले जाऊं तो ये x माइनस 3y और ये उधर जाएगा तो डायरेक्ट लिख दो क्या माइनस 6 इक्वल टू 0। पहली बात तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखिए, अंक गणितीय रूप में लिखिए, तो ये लिख दिया। अब आपको क्या करनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं इसकी वैल्यू यही निकाल देता हूँ। एक आपको ऐसी टेबल सी बनानी है, आपको ऊपर x लिखना है नीचे y, लिखने में y की वैल्यू क्या आएगी लिख सकते हो, पर आपको पेपर में इतना नहीं करना है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे करता हूँ। अब सुनो देखो, मैं इसके अंदर डायरेक्ट अगर x की वैल्यू 0 रख दूँ, इसके अंदर अगर डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रख दूँ तो आप इधर से बता सकते हो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ। देखो यहाँ से x की वैल्यू 0 रखो तो 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7y को उधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 42 इधर प्लस का बचा रहेगा। तो फिर यहाँ से y इक्वल टू बताओ क्या आएगा, 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42,
यानी x की वैल्यू 0 रखने पे y की कितनी आ गई अपने पास में 6 आ गई। इतनी बात तो सही है। फिर इसको हटा दूं, देखो वापस एक बार मैंने x की 0 रखी, अब की बार किसकी 0 रख दो, y की 0 रख दो। अब y की 0 रख दो तो देखो जैसे ही y की 0 रखूंगा तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 42। तो y का मान मैंने कितना रखा 0, तो x का मान कितना आ गया 42। एक बार के लिए काम हो गया ये। अब इसकी बात करें, देखो इसकी x की वैल्यू निकाले दो, x और y की, तो ये देखो ये x और ये वाला y। बताओ पहले मैं x की जगह अगर 0 रख दूं, x की जगह 0 रख दूं तो क्या होगा, देखो -3y और -6 इक्वल टू 0। ये -3y यहीं पे पड़ा, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 6 अपॉन -3, ये कट जाएगा, कितना आएगा -2 ही आएगा। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई -2। सेकेंड अगर y की 0 रख दो तो क्या आएगा, देखो x -0 -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 6। तो y की 0 रखी तो x का क्या आ गया वैल्यू 6। अब इसको अगर ग्राफ पे बनाए तो एक दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि अपन ने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42। अब देखो x की वैल्यू अगर 42 आ गई और अगर ग्राफ में देखें अपन तो 42 तो पता नहीं कितना आगे जाएगा, जितना पेज भी नहीं है अपने पास में। तो अपन क्या करते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि किसी की वैल्यू 0 रखने पे उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आती है, तो अपन ये कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, भाई कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू। तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, लगभग इनके पास में आ जाए, जिससे अपन ग्राफ में बना सकें। नहीं तो 42 अगर लिखूंगा तो मैं बहुत आगे जाएगा। हालांकि अपने ग्राफ जो होता है उसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं, अगर दोनों भागों में बांटते हैं तो 8-8 बॉक्स दोनों साइड आते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं होते इतने। तो मैं क्या करूं, इन मानों को थोड़ा सा चेंज करूं, ये दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि इतना बड़ा ग्राफ कहाँ बनाएंगे ना। अब आप बता दो, देखो x की वैल्यू y की वैल्यू रखनी है, y की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे अपने पास में ये लगभग इनके बीच में आ जाए, 6, 7, 8 के बीच में आ जाए। तो आप अगर इसकी वैल्यू रख दूं, मैं 7 रख दूं y की, अगर y की 7 रख दूं तो देखो क्या होगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, और प्लस का 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x ये 49 और ये तो कितना बचेगा -7 बच जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी। तो मैंने कितना रखा 7 की 7 ही आएगी पक्का ना, एक बार चेक कर लो। देखो इसकी मैंने 7 रखी तो 7 7 जा 49 आ गया, अब 49 और ये 42, तो फिर यहाँ पे बचेगा कितना माइनस का 7 ही बचेगा, और इधर आके 7 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू 7 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे अगर इसकी y की वैल्यू कितनी रख दोगे, यहाँ पे y की वैल्यू अगर गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, y की वैल्यू अगर मैं कुछ और रख दूँ 6 रख दूँ तो यहाँ से x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, जो सेम ही बन जाएगा पहले वाला। y की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूँ तो 7 5 जा 35 आ जाएगा माइनस का, और प्लस का कितना 42, तो उससे भी काम हो जाएगा, 7 आएगा तो वो भी हो जाएगा। आप कुछ जो मर्जी रख सकते हो, बाकी ये मान सही है, ऐसा आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये x डैश x और ये y डैश इधर लिख दो, 1 से लेकर कहाँ तक लिख दो, देखो 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इधर आगे भी 7 अंक है। इधर देखो तो 1 2 3 4 5 6 और इधर लिख दो 7, इधर भी लिख दो 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 और ये 7, ये माइनस के आएंगे इधर सारे है ना, और इधर y माइनस का आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -8, क्योंकि लगभग हाईएस्ट 7 है अपने पास तो 7 लिख दी। अब देखो यहाँ से 2 पॉइंट बना लो, देखो पहला पॉइंट किसका है 0 और 6 का, और सेकेंड पॉइंट कौन सा है 7 और 7 का। एक तो ये पॉइंट दिखाने ग्राफ पे, और इसके पॉइंट अगर देखें तो एक 0 -2 और एक पॉइंट क्या हो जाएगा 6 और 0 हो जाएगा। ये वाले ग्राफ में दिखाने हमको, पहले x पे 0 y पे 6, x पे 0 तो x पे जाना ही नहीं है, y पे 6 जाना है तो यहाँ पे आ जाएगा।
पहली लाइन का पॉइंट है वो यहाँ जाएगा 0 और 6, x का भी 7 y का भी 7 प्लस के है दोनों, तो x का 7 यहाँ पे और y का 7 यहाँ पे, तो इसको अगर ऐसे बढ़ाऊं और इसको थोड़ी सी ऐसे बढ़ाऊं तो जहाँ पे दोनों बिंदु आपस में काटते हैं इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे ये बिंदु होता है 7 और 7, और इस ये पहले वाली लाइन आ गई तो इससे अपन ग्राफ खींच देंगे ऐसे। स्केल से खींचोगे तो आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, ये मैं हाथ से खींच रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, बाकी इसको एकदम स्ट्रेट ही मानना। और इस पे आप इक्वेशन लिख सकते हो कि ये किस इक्वेशन से आई है, ये इस इक्वेशन से आई है x - 7y + 42 = 0 से। पहली लाइन बन गई उसकी। पहली लाइन खींच देनी है ये ग्राफ में बिंदु दिखाते ही, नहीं तो वापस इनको और दिखा दोगे तो वो ग्राफ वाले बिंदु मिक्स हो जाएंगे। x पे 0 y पे -2, x पे नहीं चलना y पे -2 चलना है, तो यहाँ आएगा क्या, तो ये आ जाएगा 0 और -2। x पे 6 और y पे 0, x पे प्लस का 6 चलना है, y पे 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट जो आएगा वो 6 और 0, और हाँ और इससे ये बना दो, ये बन जाएगा। देखो आपको जैसी भी लग रही है, क्योंकि ये तो इसके ऊपर समीकरण लिख दूं जो बनाई थी, x - 3y - 6 = 0। इनसे ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन से अपन ने क्या बना दी, ग्राफ के अंदर लाइन बना दी। अब हो सके ये पैरेलल हो सके ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर ले, वो तो पता चलेगा अपन जब एक्सरसाइज 3.2 करेंगे ना, उसके अंदर इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल 3.1 के लिए तो आपको क्या करना है कि पहले जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे अपने को दो इक्वेशन बनानी है, क्योंकि पेयर बनाने लीनियर इक्वेशन के, और इन दोनों से आपको ग्राफ के अंदर भी दो पेयर बना देने लाइन के, और इस हिसाब से हो जाएगा। ये तो दिक्कत है क्या बताओ, इसमें कोई नहीं है दिक्कत, ठीक है मिटा दो इसको। अगला देखो क्वेश्चन अपने जो है दूसरा और तीसरा, एक बार देखो आप पढ़ो, देखो हो जाएगा क्या, एक बार पढ़ दो क्वेश्चन क्या। हाँ ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि है ना एक कोच है ना, वो कुछ बैट और कुछ बॉल लेके आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और ये कह रहा है कि उनकी है ना मान लो 6 बैट और 5 है ना बॉल ला रहा है या जो भी ला रहा है, उनकी टोटल जो उनके पैसे लग रहे हैं वो वाला दे रखा है। तो अपने को ये नहीं पता, यहाँ पे ये नहीं पता कि एक बैट की क्या रेट है और ये नहीं पता कि एक बॉल की क्या रेट है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में करता हूँ, मैं इक्वेशन बनाऊंगा आप ग्राफ बना लेना ना। अपन मान लेते हैं कि रेट ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, रेट ऑफ 1 बेट, यानी एक बेट की जो रेट है वो x रुपये मान लेते हैं, और रेट ऑफ 1 बॉल जो है उसकी रेट क्या मान लेते हैं अपन, y रुपये, क्योंकि दो चीज़ें हैं उनका पता नहीं रेट क्या है अपने पास में, तो एक बॉल की रेट मान ली अपन ने y रुपये और एक बेट की वैल्यू मान ली कितनी, x रुपये। अब ये कह रहा है कि जो कोच है वो क्या ला रहा है, पहले इंफॉर्मेशन बता दो। 3 बॉल ला रहा है, हाँ 3 बेट ला रहा है, तो 3 इंटू एक बेट की वैल्यू कितनी है, x, तो टोटल बेट की वैल्यू आ जाएगी, प्लस बॉल कितनी ला रहा है वो 6 बॉल ला रहा है, तो एक बॉल की वैल्यू y है, तो 6 बॉलों के पैसे आ जाएंगे, मतलब एक बॉल के x रुपये, एक बेट के, तो 3 बेट के गुणा करेंगे तो टोटल बेट की वैल्यू आ जाएगी, और ये टोटल बॉल की आ जाएगी। और इस हिसाब से जो कोच है वो कितने रुपए दे के आया, 3900 ये रुपए दे के आया। तो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो ये बन गई अपने पास में। आपको अगर पता हो ऐसा या नाम भी हो तो क्या करते हैं कि अपन ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको थोड़ा छोटा बना सकते हैं अपन सॉल्यूशन के लिए, सरलता के लिए। तो मैं इस इक्वेशन में पूरी में अगर क्या कर दूं, या ऐसा कर दूं 3 का डिवाइड कर दूं, मैं 3 का डिवाइड क्यों करूंगा आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि इन सारों के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है। या ऐसा करो 3 कॉमन लेके सारों के इधर डिवाइड में भेज दो, मतलब मैं एक जैसा चेंज कर सकता हूं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए और क्या हो जाए, इक्वेशन छोटी हो जाए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 13 3 जा होते हैं 3 9, तो ये 13 हो जाएगा। तो कुल मिला के यही इक्वेशन है 1 + 2y = 13 बन जाएगी, सॉरी 13
100 1300 ये बन जाएगा। अब सुनना, अब ये इक्वेशन लेके आप ग्राफ बनाओगे तो भी वही वैल्यू आनी है और ये वाला लेके बनाओगे तो भी वही वैल्यू आनी है। तो फिर आप ये वाली लेके बना लेना, जिससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। इसी का ही जो सेकंड है वो क्या कह रहा है, इसी के अंदर सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखी है, कितनी बेट और बॉल ला रहा है वो, एक बेट ला रहा है, एक बेट ला रहा है, वैल्यू x है तो 1x लिख देंगे इसको, और प्लस 3 बॉल ला रहा है तो 3 इंटू बॉल को y से मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल रुपए दे के आ रहा है कितने वो 1300, ये 1300। अब देखो ये तो 1x लिखो चाहे इसको x लिखो यही बात है, तो ये तो बन गई इक्वेशन, इसको ना तो छोटा कर सकते और ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो देखो ये दो इक्वेशन है, इनसे आप क्या करना, काम लेके एक ग्राफ बना लेना, वैल्यू निकाल लेना। हालांकि इनकी जो वैल्यू आएगी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। अगर मैं एक बार के लिए नॉर्मली पूरा ना प्रोसेस करके थोड़ा सा निकालूं x और y, तो देखो x अगर 0 रख दूंगा, इसमें अगर x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 2 इसके डिवाइड में जाएगा, तो 13,000 का आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा ना। और अगर अब की बार y की वैल्यू रख दो 0 तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इधर से भी मैं अगर वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, देखो ये x और ये y, और x की 0 रख दूं तो y की तो डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि पॉइंटों में आएगा। अगर y की 0 रख दूं तो x की ये वैल्यू आ जाएगी, एक तो ये आ जाएगी। सेकेंड अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, सेकेंड वैल्यू चेंज कर दूं, अगर मैं इसकी वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू कितनी रख दूं मैं, जिससे 3 का डिवाइड चला जाए। 3 का डिवाइड किस में चला जाएगा, 3 का डिवाइड चला जाएगा यहाँ से, अगर 12 हो तो चला जाएगा ना, 1200 होगा तो चला जाएगा। तो मैं x की वैल्यू अगर 100 रख दूं, 100 रख दूं, तो 100 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये 1200 हो जाएगा, और 1200 में तो चला जाएगा कितनी बार, 400 बार, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो आपको क्या करने होते हैं, हालांकि आगे बात करेंगे अपन, पैमाने लेने होते हैं। पैमाने मतलब इनकी कुछ खास वैल्यू ले लो एक बॉक्स की, है ना। आप ऐसा कर लो कि है ना, आप यहाँ से शुरू करो, 100 से शुरू कर लो। 100 से करोगे तो आपको कितने डब्बे जाने पड़ेंगे, 13 डब्बों पे जाना पड़ेगा, लगभग डब्बे 7-8 ही होते हैं। तो आप क्या करो, 100 ना लेके एक डब्बे में कितने ले लो, 200 ले लो। पहले में 200 ले लिए, 30 अगले में 400 आ गए, 400 से 600, 600 से 800, आगे 800 से 1000, 1000 से 1200, 1200 से 1400। मतलब देखो 2 4 6 7 डब्बों में काम हो जाएगा। ऐसे इधर ले लोगे क्या, 200 माइनस के आएंगे इधर 400 माइनस के 600, और ऐसे चलता जाएगा। हालांकि माइनस वाली यहाँ जरूरत नहीं है तो अपने लेना ही नहीं है। इधर वाले भी आ जाएंगे 200, ये 400, ये 600, ये 800, ये 1000, ये 1200 और ये 1400। बस ये बनाने और आप बना दोगे। देखो x पे 0, y पे 650, x पे 0 और खाली y पे 650 जाने, तो 650 लगभग इसके बीच में आएगा, यहाँ बना दो 650 जस्ट इससे ऊपर आएगा ना, 650 जो आएगा जस्ट थोड़ा ऊपर आएगा इसके, तो यहाँ आ जाएगा ये 0 और 650। और दूसरा जो है x पे 1300 और y पे 0, तो x पे 1300 लगभग यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगा दो, और इससे एक लाइन बन जाएगी ये वाली ऐसे। सेकेंड x पे 0, y पे 400, तो x पे 0 100, देखो x पे 100 लगभग बीच में यहाँ कहीं होगा, और उस पे 400 लगभग यहाँ है, तो पहला पॉइंट जो आएगा लगभग यहाँ पे आ जाएगा। और जो सेकेंड आएगा x पे 1300, y पे 0, तो x पे 1300, y पे 0 ये सेम ही होगा, तो इससे भी एक ये लाइन बना देंगे ऐसे। इस पॉइंट से जानी चाहिए ये वाली लाइन, तो जैसे भी बनानी है बना देना। तो ये वाली इस पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। वैसे भी इंटरसेक्ट होगी, आपको पता चल जाएगा, देखो सेम पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो फिर ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो आप खुद कर लोगे ना इसको, बस मोटा मोटी क्या था इसके अंदर वो मैंने बता दिया। आगे बताओ, देखो इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन है, उसकी मैं बना के बता देता हूँ। बताओ सवाल पढ़ो क्या है।
यानी ये एप्पल और ग्रेप्स दो चीज की बात कर रहा है, वही सेम ही कह रहा है कि इतने केजी उसने एप्पल लिए, इतने केजी, सेम ही बात कर रहा है कि इतने उसने बेट लिए, इतने बॉल लिए। यहाँ भी ये नहीं पता कि एक केजी की वैल्यू केजी में ले रहा है या नंबर्स में ले रहा है, केजी में। तो अपन ये मान लेते हैं कि रेट ऑफ एप्पल, और एप्पल की रेट मान लेते हैं x रुपए पर केजी, यानी 1 केजी के x रुपए लग रहे हैं, और इसकी रेट मान लेंगे कि y रुपए लग रहे हैं पर केजी, 1 किलो के इतने रुपए लग रहे हैं। अब वो एप्पल कितने ले रहा है, 2 किलो एप्पल, तो देखो 2 किलो ले रहा है, 1 किलो की रेट x है तो 2x हो जाएंगे टोटल रुपए, और ग्रेप्स ले रहा है कितने 1 केजी, तो 1 केजी मतलब y हो जाएगा, 1 इंटू वाई वाई, और टोटल रुपए कितने लग रहे हैं 160। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड और इंफॉर्मेशन बता दो क्या है, 4 किलो एप्पल तो 4 इंटू एक्स, और 2 केजी ले रहा है वो ग्रेप्स तो 2y इक्वल टू टोटल रुपए लग रहे हैं 300। तो ये आ जाएगा, ऐसे कर लोगे अब तो, इससे सिंपल सा ये हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो ना, पूरे में 2 का डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2x y, और ये 150 आ जाएगा। सही है, 3 इक्वेशन थे 3.1 में। तो बताओ समझ में आ गई इतनी सी बात, 3.1 की तो इतनी सी बात समझ में आ गई, और ये सिंपल सी की बात थी, ज़्यादा इतना कुछ ही नहीं था। अब आगे है 3.2 के अंदर, हालांकि है तो यही ग्राफ ही, पर उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखने इन लाइनों की, कि लाइनें अभी थोड़ी देर पहले देखी थी ना, कितने टाइप की लाइनें होती हैं, 3 टाइप की लाइन आ सकती है। एक तो क्या करे वो इंटरसेक्ट करे, एक क्या करे दोनों पैरेलल हो, और एक जो है वो संपाती होती है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, एक नाम देखो, कोइंसिडेंट नाम ही है क्या, देखो एक बार बुक के, कोइंसाइड बोलते हैं क्या उसको, कोइंसाइड। ठीक है, देखो 2 इक्वेशन मान लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन मान लेता हूं a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये अपने पास में लीनियर इक्वेशन के 2 पेयर बना ली, एक पेयर बना लिया अपने। अगर क्या होता है, पहली कंडीशन ये, अगर ये a1 अपॉन a2 करते हैं, a1 अपॉन a2 का मतलब समझते हो, इसका जो वैल्यू है वो और इसकी जो वैल्यू है उनका रेशियो, अगर नॉट इक्वल टू आ जाए किसके, b1 अपॉन b2 के रेशियो के, यानी इन दोनों के रेशियो के क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू बराबर ना आए, तो इस टाइम जो लाइन बनेगी वो, उस टाइम जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, नहीं बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर प्रतिच्छेदी रेखा होगी, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं, और उस टाइम जो इनका हल होगा, इनका जो आंसर होगा या इनका जो हल होगा वो यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब अद्वितीय होगा, और अद्वितीय का मतलब मैंने पहले भी बताया था, अद्वितीय का मतलब होता है कि उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। जैसे अभी जो पहले थोड़ी देर पहले जो किया था ना, कि है ना 1300 और 0 जो पॉइंट था वो एक ही जगह आ रहा था, है ना, तो उस लाइन का जो वैल्यू थी वो एक ही आ रही है, यानी 2 लाइनें जहाँ पे भी आपस में टच करती है ना, वहाँ पे उसकी वैल्यू होती है। तो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वहाँ पे उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। सेकेंड क्या होता है कि अगर क्या करें, a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए किसके, b1 अपॉन b2 के, और इक्वल आ जाए किसके, c1 अपॉन c2 के। अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल आ जाए तो उस टाइम जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड, ऐसे कोइंसाइड, जो भी आप स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना इंग्लिश की, कोइंसाइड बोलते हैं या कोइंसिडेंट बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं क्या, संपाती। इस टाइम जो रेखाएं आएगी वो संपाती आएगी, एक दूसरे के क्या आएगी, ऊपर आएगी, मतलब ये वाली लाइन तो ऐसे आएगी, कहीं आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये वाली जो लाइन होगी ना, ये एकदम इसके ऊपर ही आएगी, एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी भी इसके
ऊपर ही आएगी। अब ये इसके ऊपर आएगी तो वो हर पॉइंट पे उसको टच कर रही है, हर पॉइंट पे टच कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं या इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसका क्या होगा, अनंत हल होंगे, इसके होंगे ही अनंत हल, क्योंकि बहुत जगह पे ये क्या करेगी, टच करेगी उसको। और थर्ड नंबर जो बात होती है, थर्ड नंबर बात होती है कि A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाए किसके, B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू हो C1 अपॉन C2 के। तो इस टाइम जो होती है, इस टाइम जो लाइनें होती है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है। और इस टाइम इनका जो हल होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो मतलब इनका कोई हल नहीं होता, मतलब इनका कोई हल नहीं होता। ज़ीरो बोल दो चाहे या क्या बोल दो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तो इनफाइनाइट होता है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ऐसा लिखा हुआ क्या, नॉट डिफाइंड, हाँ आपके टेबल बना रखी होगी आगे एक, उसके अंदर ऐसा लिखा होगा नो सॉल्यूशन, हाँ कोई हल नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश के कोई वर्ड है तो वो आप चेक कर लेना, बाकी आपको मेन क्या है इसके अंदर समझना है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, कुछ इक्वेशन लिख दूं, मतलब ऐसे लिख दूं 2x + 3y + 6 इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। और एक और लिख दूं मैं, जैसे ये लिख दूं 4x + 6y और 6y + 12 इक्वल टू क्या लिख दूं। और अपने को पता करना हो कि भाई बताओ ये जो लाइन है ये ग्राफ पे जब बनेगी वो किस टाइप की बनेगी इनमें से। तो देखो A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये A1 की वैल्यू है, ये वाली किसकी वैल्यू है, A2 की, ये वाली किसकी वैल्यू है, B1 की, ये वाली किसकी है, B2 की, ये वाली किसकी है, C1 की, और ये वाली किसकी है, C2 की। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, मैं A1 अपॉन A2 निकालूं तो कितना आएगा बताओ, 2/4, तो 2/4 से क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मैं सेकेंड निकालूं B1 अपॉन B2 तो देखो 3/6, 3/6 से कितना आ जाएगा, ये भी 1/2। और अगर मैं निकालूं C1 अपॉन C2 तो C1 अपॉन C2 है 6/12, तो इसको भी काटेंगे तो 1/2। यानी यहाँ से देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के, इक्वल है किसके, C1 अपॉन। और ये वाली कंडीशन अपने को अगर पता है कि ये वाली कंडीशन तो किसकी होती है, कोइंसिडेंस कोइंसाइडेड की होती है, तो यानी संपाती रेखाओं की होती है, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कह देंगे कि इससे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, दोनों रेखाएं संपाती होगी। और अगर समांतर रेखाएं दर्शानी है तो इस प्रकार की होती है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आपको, थोड़ी सी रख लोगे इनको ध्यान। अब इसके सवाल होंगे आगे 3.2 के, तो सवाल तो वही है सेम ही मेरे हिसाब से जो 3.1 के अंदर थे, उसी टाइप की आपको दे रखी होगी समस्याएं, और उन्हीं समस्याओं को सॉल्व करना है। कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको ना, कोइंसिडेंट बोलते हैं, नाम में इसका सही लिख दो थोड़ा सा, इसको बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट, DENT लिखा है ना, ये कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपके 3.4 टेबल जो दे रखी है उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना है आपको। देखो इनके अंदर है ना दो चीज़ें और ध्यान रखना, कि जब ये होती है दो सिचुएशन, ये दो सिचुएशन होती है तो उस टाइम जो रेखा होती है वो संगत होती है। इंग्लिश में अभी क्या बोलते हैं इसको चेक करो थोड़ा सा, ये वाला जो सॉल्यूशन होता है वो संगत होता है, ये वाला जो होता है वो क्या होता है, असंगत होता है ना। जब कभी वैल्यू आती है तो वो क्या होता है, संगत होता है, और जब वैल्यू नहीं आती यानी कब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो वो वाला क्या होता है, असंगत होता है। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे ना। अब देखो जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है,
वैसे इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट इंग्लिश के अंदर। संगत को बोलते हैं क्या, कोइंसिस्टेंट, और इसको बोलते हैं इनकोइंसिस्टेंट, है ना। थोड़ा सा देख लेना आप अपने हिसाब से, इंग्लिश वाले थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेना। अब आगे देखो, फिर आगे जो दे रखा है 3.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी पहले तो आपको इसकी क्या बनानी है, मतलब इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है इसका। तो बना लोगे क्या, मैं इसके आपको है ना इक्वेशन बना के बता दूं, बाकी आप इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन आप खुद निकाल लेना, ठीक है। देखो इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पेयर इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी 10 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर, वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो बॉयज की जो संख्या है वो गर्ल्स जो संख्या है वो बॉयज से 4 मोर देन है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मान लो इसके अंदर अपने को नहीं पता बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं, तो अपन मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज एक्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, वाई है। तो आप इससे पहले ये दे रखी है आपको इन्फॉर्मेशन कि इन दोनों का सम है वो कितना है, 10 है। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, तो बॉयज और गर्ल्स को जब सम कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 10। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है वो दे रखी है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, यानी गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो बॉयज और गर्ल्स तो ये तो इस ऐसे लिख दो तो दोनों इक्वल हुए, ये तो दोनों इक्वल हुए। और अगर इसके अंदर 4 ऐड कर दूं तो पता चल जाएगा कि ये वाला इससे 4 ज़्यादा है। तो सेकेंड जो इक्वेशन होगी ये होगी, इसको भले उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, एक्स उसको इधर ले आता हूँ, माइनस वाई और प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और इस इक्वेशन को भी थोड़ा आप इस हिसाब से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू, बात समझ में आ गई ना कैसे करनी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। सेकेंड दे रखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ रुपये 50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपये 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। यानी आपको इसमें भी वो सेम ही बॉल और जो बेट दे रखे थे पीछे वो सेम ही इंफॉर्मेशन इसमें है कि अपने को पेन और पेंसिल दे रखी है। तो मैं मान लेता हूँ पेंसिल की जो वैल्यू है वो x रुपये और जो पेन दे रखे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, y रुपये, है ना। तो पहले वो ले रहा है 5 पेंसिल तो 5 इंटू एक्स तो पेंसिल के रुपये आ जाएंगे, और बाद में ले रखा है 7 पेन तो 7 वाई आ जाएगा, और कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसकी 15। तो पहली बात तो ये हो जाएगी उसकी इक्वेशन। और सेकंड कह रहा है 7 पेंसिल तो 7 इंटू एक्स प्लस, और 5 पेन ले रहा है तो 5 वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितनी कॉस्ट है इसकी 46। ये दो इक्वेशन बन गई, इनसे आप क्या कर लेना, जैसा भी आए आपके दो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स और वाई की दो दो वैल्यू आएगी, दो दो पॉइंट बनेंगे और उनसे क्या बना देना है, ग्राफ बना देना है। बना दोगे क्या, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको बताना है कि ये जो लाइनें दे रखी है आप चेक करके बताइए कि कौन सी है ना इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी कोइंसिडेंट। चेक कर लोगे क्या, एक करके बताऊं या कर लोगे आप, एक में कर दूं। देखो फर्स्ट जो दे रखा है ना उसके अंदर ये दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0, और सेकेंड जो दे रखा है वो है 7x + 6y - 9 = आप पहले इससे a1/a2 यही निकाल दो। a1/a2 निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, 5/7 आएगा क्या। आप b1/b2 निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, -4/6, यानी इसको काट दो तो बराबर में क्या आएगा, -2/3। और अगर इससे c1/c2 निकालो तो बताओ क्या आएगा, 8/-9। बताओ क्या है, इनमें कोई रिलेशन है क्या, तीनों के तीनों अलग ही है। इसका मतलब ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2
अगर आगे जाना ही नहीं अपने को, पहले से ही अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गई तो कैसी लाइन आ गई बताओ? फर्स्ट कंडीशन थी ना कि a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 हो तो ये वाली लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, है ना। और इस टाइम इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा, अद्वितीय हल आएगा, मतलब ये वाली प्रतिच्छेदी रेखाएं। कर लोगे इसे, आगे जो 2 क्वेश्चन दे रखे हो जाएंगे। ऐसा ही अगले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट। कोइंसिस्टेंट और इनकोइंसिस्टेंट, मतलब कोइंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? संगत, है ना। कोइंसिस्टेंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं संगत, और इनकोइंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या? अगर आपके इसमें से क्या आए, अगर आपके इसमें से पहले वाली 2 कंडीशन आ जाए, हाँ, इंटरसेक्टिंग और हाँ उसको क्या बोलते हैं? हाँ, को इंसिडेंट, वो 2 लाइनें आ जाए तो उस टाइम क्या होगी? ये वाली को इंसिस्टेंट होगी। और अगर लास्ट वाली आ जाए पैरेलल वाली, हाँ, ये होगी, यानी संगत और असंगत बताना। बता दोगे क्या? इसका भी एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, देखो। इसमें दे रखा है जैसे 3x + 2y और इक्वल टू 5, और एक दे रखा है क्या? 2x - 3y = 7। ये दोनों इक्वल में है तो पड़े रहने दो, नहीं तो एक इधर होता एक इधर होता तो उनको अपन चेंज करना पड़ता, नहीं तो नहीं करना है। देखो इसको बताओ क्या करो, बताओ a1/a2 क्या आएगा? 3/2 आएगा ना, 3/2। फिर b1/b2 क्या आएगा बताओ? 2/-3 आएगा ना, और c1/c2 क्या आएगा बताओ? 5/। हालांकि ये दोनों इक्वल ना आए तो अपने को आगे चलना ही नहीं होता वैसे तो a1/a2 यहाँ पे नॉट इक्वल टू है b1/b2, तो फिर ये सेम की सेम ही लाइन आ जाएगी कि ये तो इंटरसेक्टिंग है। और इंटरसेक्टिंग होती है मतलब प्रतिच्छेदी होती है तो वो क्या होती है? संगत होती है, कॉन्सिस्टेंट होती है वो ना। और अगर ये वाली दूसरी तीसरी कंडीशन आ जाती तो इनकोइंसिस्टेंट मतलब असंगत होती। तो कर लोगे इनके भी क्वेश्चन। आगे भी ऐसा ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर consistent and inconsistent if consistent obtained the solution graphically। यानी ये कह रहा है कि आपके अगर कोई है ना कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब संगत है या असंगत, और वो कह रहा है कि यदि आपके पास में कॉन्सिस्टेंट कोई आ रही है तो आप उसका क्या कीजिए? ग्राफिकली सॉल्यूशन कीजिए। तो सेम ही बात है, पहले आप क्या करोगे? ये जो दे रखे हैं चारों क्वेश्चन, ये जो चारों क्वेश्चन दे रखे हैं इनका पहले क्या करोगे? ऐसे चेक कर लोगे कि ये क्या है, संगत है या असंगत है ना। और बाद में आप क्या करना, अगर संगत आए, संगत मीन्स इंटरसेक्टिंग वाली या कोइंसिडेंट वाली आए, उनको तो आप ग्राफ में बनाना, बाकी उसको मत बनाना। तो कर लोगे। देखो 5वां सवाल है, उसके अंदर ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 30 meter, find the dimension of the garden। डायमेंशन निकालनी, सुनना देखना। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो मैं रेक्टेंगुलर गार्डन बना लूँ ऐसे, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसकी पता नहीं, अपने को लेंथ मान लेता हूँ x है ना, x मीटर या सेंटीमीटर जो भी, अगर आपको मीटर में दे रखा है पेरीमीटर तो मीटर में दे रखा है। मान लो ये लेंथ है वो x मीटर है, और इसकी जो विड्थ है या इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी मान लेता हूँ मैं? y मीटर है। मान ली 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें। एक तो ये दे रखी है कि इनका जो, इन दोनों का जो ये जो रेक्टेंगल है इसका क्या है? सेमी पेरीमीटर जो है या हाफ पेरीमीटर है। तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है? हाफ पेरीमीटर तो आपको पता होगा, ये होता है 2l प्लस, पता है 2l प्लस b होता है। पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर है तो इसको आधा कर देंगे, क्या बताओ? l प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है? 36 दे रखा है इतना। ये कट जाएगा 2 से 2 तो क्या बचेगा अपने पास में? l प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। हाँ, और l प्लस बी की जगह l अपन ने x मान रखा है और ये b y मान रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 36।
पहली बात तो बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या कि आपको दो लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, मैंने मान ली एक्स और वाई, और बाद में कहा कि इसका है ना सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर वो 36 है, तो मैंने हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। इससे क्या आ गया, मतलब अर्ध परिमाप का यही होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो पूरे का होता है, तो आधे का हो जाएगा 1/2, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से 2 कट के लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ जाएगा। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है ना वो लंबाई से कितनी अधिक है, तो ये कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी उसकी चौड़ाई से, विड्थ यानी चौड़ाई से मतलब वाई जो है वो उसकी जो लेंथ है उससे कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये भी बात सही है कि इसके अंदर अगर 4 जोड़ देंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा ये। अब इसको सही करके लिखो तो ऐसे लिख लो, उस वाई को इधर ले आओ और +4 = 0, और ऊपर वाली को भी अगर सही बनाना चाहो तो इधर ले जाके बना सकते हो। अब तो बताओ इसका ग्राफ बना के आप कर सकते हो। ग्राफ बनाओगे, ग्राफ 100%, क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही आनी, लेंथ और ब्रेथ एक ही आएगी, वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वही वैल्यू इनकी एक्स और वाई की होगी, वो हो जाएगी। कर लोगे क्या बताओ, इसको हो जाएगा, कर लेना। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, यानी आपको एक रैखिक समीकरण दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको इन 2 वेरिएबल की, सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्मेट इज, यानी ये कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8, 2x प्लस ये क्वेश्चन नंबर है अपने 6, 2x + 3y - 8 = 0। एक तो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, सेकंड वो कह रहा है आपको एक लीनियर इक्वेशन खुद को लिखनी है। कब कब, जब पहली बात तो ये वाली जो है ना 2x + 3y - 8 = 0, ये उस जो दूसरी आप लिख रहे हो है ना, दूसरी आप लिख रहे हो उसके क्या हो जाए, ये इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो आपको पता होगा इंटरसेक्टिंग के लिए तो क्या होता है, ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो मैं जो इक्वेशन बनाऊं उसके अंदर ये सेम नहीं होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए, मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 3x, मर्जी हजारों समीकरणें बन सकती है, प्लस यहाँ पे लिख दूं क्या 2y लिख दूं, और माइनस भले 8 लिख दूं, इक्वल टू क्या आ जाएगा पहले वाला। अब देखो 2/3 इसके इक्वल होगा क्या बताओ 3/2 के, नहीं होगा ना। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब ये और ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे है ना। सेकंड देखो आपको कह रहा है कि वो क्या हो जाए, ये वाली इक्वेशन इसके पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये होती है कि जैसे लिख दूं मैं पैरेलल के लिए a1 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/, ये दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो मैं देखो 2 है तो यहाँ पे 4x लिख दूं जिससे कट के 1/2 आ जाएगा, ये 3 है तो यहाँ पे 6 लिख दूं जिससे कट के दोनों इक्वल आ जाएंगे, माइनस यहाँ 8 है तो 8 लिख दो, भले 9 10 कुछ ही लिख दो, भले 9 लिख दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ जो मर्जी चेंज कर दो, पर यहाँ तो ऐसे ही रखने पड़ेंगे जो इसके गुणज होंगे, जो इसके मल्टीपल्स होंगे। 2 का अगर 2 से कर रहे हो तो 4, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से कर रहे हो तो इसको भी 3 से। अब इनका अगर निकालूं तो आ जाएगा क्या, देखो 2/4 का यानी 1/2, तो a1/a2 1/2 आ जाएगा, और ये 3/6 करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, पर ये वाला आएगा 8/9, माइनस माइनस कट के ये, तो ये नहीं हो। तो ये जो एग्जाम्पल होगा किसका हो जाएगा कि इसके ये लाइन पैरेलल होगी। और थर्ड नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि क्या हो जाए कि उसकी कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। तो आपको पता होगा इस लाइन की अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होगी सारे इक्वल होंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1, मतलब ये किसकी कंडीशन है, प्रतिच्छेदी की, ये वाली समांतर की, और ये वाली संपाती मतलब कोइंसिडेंट की। तो देखो लिखो, देखो वो सेम ही लिख सकते हैं, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 6y और -8 × 2 = 16 = 0। यहाँ क्या, अच्छा यहाँ y होगा, ठीक है, ये सही है, इससे कर लेंगे। देखो 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा,
और ये करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तीनों इक्वल आ गई। इसका मतलब कुछ भी लिख सकते हो, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। बाकी आपको बात समझनी चाहिए कि है ना वास्तव में वो क्या पूछ रहा है। हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट जो वो कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन्स। यानी ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आप इन लाइनों से क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। मैं इसको करवा नहीं रहा, आप खुद कर लेना। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आप, क्योंकि ये बिना ग्राफ के भी वैसे नहीं बना सकते, ग्राफ के अंदर बनेगा ये, तभी पॉइंट पता चलेगा एग्जैक्ट। मान लो ये ग्राफ है आपका और ये ग्राफ है, तो आप जब इसको बनाओगे ना तो एक लाइन मान लो ऐसे आएगी, भाई 2 लाइनें दे रखी तो एक ऐसे आएगी, और एक मान लो आपके ऐसे आएगी लाइन, 100% इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि ये पहले से कह रहा है कि ये लाइनें क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी। अब ये जहां इंटरसेक्टिंग कर रही है, जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, हाँ वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और जो एक्स एक्सिस के पॉइंट है उनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेडेड कीजिए। तो पहली बात तो इसको शेडेड कर दिया, ये ऐसे 100% यही बनेगा जब आप ग्राफ में बनाओगे, नहीं तो बोर्ड पे बनाओ तो वो कहीं पर भी बन सकता है ना। यहीं पे ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है, इसको पहली बात तो कह रहा है शेडेड कीजिए। दूसरा इसके बताओ पॉइंट बता सकते हैं क्या, इसके ये वाला पॉइंट बता देंगे जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि दोनों जब बनाएंगे तो उसमें एक पॉइंट होगा फिक्स दोनों का। ये बता सकते हैं और ये बता सकते हैं। कब बता सकते हैं ये वाले, जब अपन ग्राफ बना लेंगे इसका। तो आप क्या करना, इस 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है उनसे ग्राफ बनाना, जो भी ट्राइंगल बने उसको शेडेड करना और उसके ये तीनों पॉइंट बता देना। बताओ ये पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट क्या हो सकता है। भाई मान लो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर है तो 2 0 हो जाएगा, और ये वाला मान लो 3 पे है तो 3 0 हो जाएगा, मतलब y इन दोनों का ही 0 है। और ये मान लो यहाँ पे ऊपर x एक्स y एक्स पे 2 है, x एक्स पे 1 है, तो ये 1 2 हो जाएगा, जो भी होगा वो लिख सकते हो ऐसे इसके। ठीक है, तो ये इस हिसाब से अपनी 3.2 एक्सरसाइज है वो भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है सारे, है ना, तो आसानी से हो जाएंगे। बात इसके अंदर मेन कुछ ही नहीं थी, बात यही थी कि आपको है ना लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो समझनी थी, और उसको सोल्व कैसे करते हैं उसको समझना था, तो अपने आप में आगे बन जाएंगे। तो आप इस पर प्रैक्टिस करना और आगे जो है उन सवालों को करते हैं अपन आगे की क्लास में। ठीक है।